स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पीता जैन, ललिता जैन, गवर्नमेंट DSD PG कॉलेज बालोद से हूँ और मैंने एमकॉम सेकेंड टाइम वालों के लिए ये एक लेक्चर तैयार किया है जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें ये अपना पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, लाभांश नीति क्या होती है। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो लाभांश होता है, पहले समझ लेते हैं कि ये जो लाभांश होता है इसका मीनिंग क्या होता है। पहले जानते हैं लाभांश का अर्थ। लाभांश मतलब ये होता है कि जो कंपनी है अपने अंशधारियों को जो है वो रकम देती है, जो कंपनी ने जो लाभ कमाया है उसको क्या करती है, उनको बांटती है, चाहे वो चाहे कर योग्य आय में से बांटे या फिर कर मुक्त आय में से बांटे। वो चाहे वो रोकड़ के रूप में दे, चाहे वो वस्तु के रूप में उसे क्या करे, भुगतान करे। तो लाभांश मतलब ये हुआ कि कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभ के रूप में प्राप्त आय को वितरण की जाने वाली राशि क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। ठीक, तो आपको समझ आया लाभांश मतलब क्या हुआ। और ये जो लाभांश है वो रोकड़ रूप में भी हो सकता है या किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है। अब देखते हैं धारा 2(22) के अंतर्गत लाभांश की क्या परिभाषा बताइए। तो इस धारा के अंतर्गत जो है कंपनी अपने अंशधारियों को एकत्रित लाभ में से जो है वितरण या भुगतान क्या कहलाता है, लाभांश। तो जो कंपनी है वो ऐसा वितरण, कंपनी के द्वारा ऐसा वितरण जिसमें कंपनी की क्या हो, संपत्ति क्या हो जाए, कम हो जाए। और दूसरा है कंपनी द्वारा बांटे गए ऋण पत्र या जमा ऋण पत्र अपने पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अंशों के रूप में दिया हुआ बोनस और कंपनी के समापन पर किया हुआ वितरण। कंपनी द्वारा अंश पूंजी में कमी करके कोई वितरण, मतलब अंश पूंजी को कम करके फिर कोई किया गया हुआ वितरण, या एक ऐसी कंपनी द्वारा जिसमें जनता का सारवान हित न हो, अपने किसी ऐसे अंशधारी को जिसे कंपनी में कम से कम 10% का मताधिकार हो दिया गया ऋण, या ऐसी संस्था को दिया गया ऋण जिसमें कंपनी का सारवान हित है, क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। ये धारा 2(22) के अंतर्गत इसकी परिभाषा है, जिससे क्या हो, कंपनी की संपत्ति जो है क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे कंपनी की संपत्ति कम हो जाए। और दूसरा है जिससे ऋण पत्र जो है और जो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को जो बांटे गए अंशों के रूप में जो क्या करना, बोनस। और तीसरा आ जाएगा इसमें कंपनी के समापन पर क्या करना, उसको वितरण करना, वो भी क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। और कंपनी की अंश पूंजी को कम करके किया गया वितरण, अंश पूंजी को क्या करके कम करके किया गया वितरण क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। अब लाभांश में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती है वो देखते हैं। लाभांश में शामिल कौन कौन सी चीजें जो है लाभांश में शामिल नहीं होते हैं। तो जो लाभांश में शामिल नहीं होते हैं वो है जो जब कंपनी का समापन है ना, जब कंपनी का समापन होता है और या फिर कंपनी को उनकी पूंजी को क्या किया जाता है, कम करके कोई वितरण यदि अंश के लिए किया जाए तो जिसका पूर्ण नगद प्रतिफल नगद मिला हो तथा वह अंशधारी कंपनी के समापन पर कंपनी के आधिक्य में से कोई हिस्सा लेने का अधिकारी ना हो, तो वो क्या है, लाभांश के अंतर्गत शामिल नहीं होता।
मतलब क्या हुआ कि जो अंश है ना, उसको वितरण किया जाए जिसका पूर्ण प्रतिफल नकद में मिला हो, और अंशधारी कंपनी के समापन पर संपत्तियों के आधिक्य में क्या है, कोई हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं है। जो कंपनी के समापन के लिए हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं है और उसको अपन क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो वो क्या है, लाभांश में शामिल नहीं होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यदि उधार लेन देन का काम जो है किसी कंपनी के व्यापार का प्रमुख भाग है, और तो उसके द्वारा अपने इस व्यापार के दौरान अपनी किसी अंशधारी को दिया हुआ ऋण, कि अगर किसी अंशधारी को क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, ऋण दिया है और उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, तो वो भी लाभांश में क्या है, शामिल नहीं होगा। इसके बाद आता है, यदि कोई कंपनी जो है लाभांश के भुगतान की पूर्ति पहले के ऋण से कर दे, तो लाभांश की उस सीमा तक की राशि जिससे इस प्रकार की पूर्ति की जाए, वो भी क्या है, लाभांश नहीं कहलाएगा। अगर ऋण का भुगतान के बदले लाभांश दे रहे हैं, अगर ऋण का भुगतान करना है, मान लो किसी व्यक्ति को 1000 का ऋण लिया था, 10 रुपए वाले उसके पास ऋण पत्र थे, मान लो 10,000 का ऋण लिया है, 10,000 के बदले उसको 10,000 का लाभांश भुगतान करेंगे, तो वो लाभांश के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी एकीकरण की योजना के अंतर्गत एक कंपनी दूसरे कंपनी के संपत्तियों को क्या करती है, हस्तांतरित करती है, तो ऐसा हस्तांतरण एकत्रित लाभ का बंटवारा नहीं कहलाएगा, जो संपत्तियों में क्या है, शामिल है। मान लो एक कंपनी क्या कर रही है, दूसरे कंपनी को क्या कर रही है, संपत्तियां दे रही है, दोनों कंपनी का क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, तो इस एकीकरण के कंडीशन में भी क्या है, ये लाभांश के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। फिर है, यदि किसी कंपनी को सरकार जो है अधिग्रहण कर लेती है, तो इस कारण से कंपनी का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, तो कंपनी के निस्तारक द्वारा अंशधारियों को वितरण करने से पूर्व जो है 3 वर्ष से पहले एकत्रित लाभों से किया गया लाभांश के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। जब क्या होता है, उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण होता है सरकार के द्वारा, संपत्तियों का अधिग्रहण होने पर, संपत्तियों के अधिग्रहण होने पर भी वो क्या है, लाभांश जो है वो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यही है कि कंपनी के समापन के 3 साल पहले जो एकत्रित लाभ है, उसमें क्या है, इसको शामिल किया गया हो। इसके बाद कंपनी अधिनियम की धारा के अनुसार जो है, किसी भी कंपनी द्वारा किसी अंशधारी से अपने अंशों के क्रय पर किया गया भुगतान, अंशों के क्रय पर किया गया, अंशों के क्रय पर किया गया भुगतान भी क्या है, लाभांश के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है लाभांश के अंतर्गत ये सारी चीजें जो है शामिल नहीं होगी, जो क्या किया गया हो, उन्होंने वितरण किया हो, या कोई ऋण के बदले में लाभांश का क्या किया गया हो, भुगतान किया गया हो, या संपत्तियों का जब एकीकरण हो रहा हो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, या संपत्तियों का क्या है, केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया हो, या फिर अंशों के क्रय के बदले में क्या किया गया हो, लाभांश के रूप में उसको भुगतान किया गया हो, तो लाभांश के अंतर्गत वो शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया था, एकत्रित लाभ। तो एकत्रित लाभ क्या होता है वो भी देखते हैं। एकत्रित लाभ मतलब किसी भुगतान को लाभांश माने जाने के लिए एकत्रित लाभ का को समझना क्या है, जरूरी है। तो एकत्रित लाभ में जो है क्या क्या चीजें शामिल होगी, जब कंपनी क्या करती है, कर योग्य लाभ से नहीं करती, बल्कि जो है व्यापारिक संदर्भ में जो गणना किया गया है लाभ से, उसी को क्या करती है, एकत्रित लाभ करती है। जैसे एकत्रित लाभ में क्या है, कंपनी की जैसे कर मुक्त आय है, कृषि आय है, और जो पूंजी लाभ है, वो सारी चीजें इसमें क्या होगा, शामिल होगा। यदि कर निर्वहन अधिकारी ने कुछ खर्चों की कटौती अस्वीकृत कर दी है, तो उसको एकत्रित लाभ में शामिल नहीं किया जाएगा।
अगर कर निधान अधिकारी ने उसको क्या किया है, अस्वीकृत कर दिया है, तो वो चीजें एकत्रित लाभ के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। बाकी जो है जैसे कृषि आय है वो कर मुक्त है, तो वो चीजें एकत्रित लाभ में क्या होगा, शामिल होगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे कंपनी है ना, इसमें क्या हो रहा है, एक अंशधारी है जिनके पास क्या है, कंपनी का मताधिकार है और 5 लाख का ऋण दिया है और उसके एकत्रित लाभ कितने, 9 लाख रुपए। तब एकत्रित लाभ में 5 लाख माइनस करने के बाद लाभ उसके कितने माने जाएंगे, 4 लाख माना जाएगा। और यदि दूसरी अंशधारी कंपनी दूसरे अंशधारी को जिसके पास 25% मताधिकार है और 6 लाख का ऋण देती है, तो ये माना गया क्या होगा, 4 लाख जो है लाभांश होगा, क्योंकि ये माना गया लाभांश कहाँ से है, एकत्रित लाभ से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जो लाभांश के संबंध में जो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उस नियमों को देखते हैं कि लाभांश के अंतर्गत कौन कौन से नियम बनाए हैं। लाभांश से आय के संबंध में नियम, तो सबसे पहला नियम बनाया गया है लाभांश से आय के संबंध में, सामान्य लाभांश। सामान्य लाभांश मतलब ये होता है जो कंपनी ने क्या किया हो, अपना लाभांश जो है साल में जो है घोषित किया गया हो, वो क्या माना जाएगा, सामान्य लाभांश कहलाता है। मतलब जो लाभांश की आय है उस वर्ष में क्या की गई हो, गत वर्ष में क्या किया गया हो, उसको घोषित किया गया हो, वो क्या कहलाएगा, सामान्य लाभांश। अब देखते हैं दूसरा जो है माना गया लाभांश, मतलब जिसको क्या मानते हैं, डीम्ड डिविडेंड, माना गया लाभांश। माना गया लाभांश मतलब ये होता है कि जिसको गत वर्ष की आय माना जाता है और गत वर्ष में ही उसका क्या कर दिया जाता है, भुगतान किया जाता है। मतलब लाभ मान करके क्या करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, उसको बोलते हैं माना गया लाभांश। मतलब मान लेते हैं कि इस वर्ष में क्या होगा, इतना लाभ होगा और उसी वर्ष में उसका क्या कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, वो कहलाता है माना गया लाभांश। ये था सामान्य लाभांश और माना गया लाभांश। इसके बाद देते हैं अंतरिम लाभांश, मतलब इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब ये होता है, इंटरिम मतलब होता है मध्य में। तो किसी भी जो वर्ष है ना, किसी वर्ष की जो वार्षिक साधारण सभा होती है उसके पूर्व कंपनी जो लाभांश घोषित करती है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिम लाभांश। मतलब साधारण सभा के पूर्व, साधारण सभा के पूर्व घोषित किया गया लाभांश, घोषित किया गया लाभांश। साधारण सभा के पूर्व में जो लाभांश घोषित किया गया है वो क्या कहलाता है, अंतरिम लाभांश कहलाता है। और अंतरिम लाभांश जो है उस वर्ष की जो आय माना जाएगा जिस वर्ष में कंपनी ने उसका क्या किया है, भुगतान किया है। मतलब जिस वर्ष कंपनी ने उसका भुगतान किया है उस वर्ष उसका क्या करना पड़ेगा, उसको आयकर के रूप में उनको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, जिस वर्ष उन्होंने क्या किया है, लाभांश की घोषणा करी है। इसके बाद लाभांश के संबंध में ये भी नियम है कि यदि पिछले कई वर्षों का लाभांश जो है बाद के किसी वर्ष में घोषित कर दिया जाए और बाद वाले वर्ष में सब इकट्ठा भुगतान कर दिया जाए, तो लाभांश जिस वर्ष घोषित किया गया है वो उसी वर्ष की क्या किया जाएगा, आय माना जाएगा। मतलब जिस वर्ष घोषित किया जाए, जिस वर्ष घोषित किया जाए वो उसी वर्ष क्या माना जाएगा, आय के रूप में लाभांश जो है वो माना जाएगा। मान लो क्या हो रहा है कि 4-5 साल तक क्या है, लाभांश का भुगतान नहीं किए हैं
और बाद के वर्षों में क्या कर रहे हैं, उसके लाभांश का भुगतान इकट्ठा एक साथ भुगतान कर रहे हैं, तो जिस वर्ष घोषित किया जाएगा वो उस वर्ष की क्या मानी जाएगी, आय मानी जाएगी। फिर जैसे कोई विदेशी कंपनी है, भारत के बाहर लाभांश जो है चुका रही है, तो वो लाभांश है भारत में उदय हुआ नहीं माना जाएगा। अगर विदेशी कंपनी है तो विदेशी कंपनी है और भारत के बाहर में उसको उदय हुआ नहीं माना जाएगा अगर भारत के बाहर लाभांश चुकाती है तो। और एक भारतीय कंपनी है, वो अगर लाभांश भारत के बाहर चुकाती है तो वो क्या माना जाएगा, भारत में उदय हुआ माना जाएगा। भारतीय कंपनी भारत के बाहर अगर लाभांश चुका रही है तो क्या माना जाएगा, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है इसलिए ये माना जाएगा कि ये जो आय है वो कहाँ उत्पन्न हुई है, भारत में उत्पन्न हुई है और उस आय पर उनको क्या करना पड़ेगा, कर चुकाना पड़ेगा। बट अगर विदेशी कंपनी है तो फिर उनको कर चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ये माना जाएगा कि वो क्या है, भारत के बाहर ही ये आय क्या हुई है, अर्जित हुई है। इसके बाद इसके संबंध में है जो है विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी जो है शुद्ध लाभांश की कुल आय में जोड़ा जाएगा जितना लाभांश जो प्राप्त होगा। यदि करदाता ऐसे लाभांश पर दोहरे करारोपण की छूट की मांग करता है तो सकल लाभांश जो है आय में शामिल किया जाएगा। अगर मांग करते हैं कि हमारा दोहरा करारोपण हुआ है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, सकल लाभांश में शामिल किया जाएगा। अब देखिए जो लाभांश का वितरण होगा वो पूंजी में से क्या है, लाभांश नहीं दिया जाना चाहिए। लाभांश जो है पूंजी में से नहीं दिया जाता बल्कि किस में से दिया जाता है, लाभों में से दिया जाता है। और लाभांश जो है कर देने के पश्चात शेष लाभ में से ही दिया जाता है। मतलब बताने का मतलब ये है कि जो लाभांश बांटा जाता है वो कंपनी जो है कर देने के बाद जो लाभ बचेगा उसमें से क्या किया जाएगा, लाभांश बांटा जाएगा। कंपनी अपनी पूंजी में से कभी लाभांश नहीं बांटती क्योंकि इससे उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कंपनी जब भी लाभांश बांटेगी वो कर देने के बाद के लाभ को ही क्या करेगी, बांटेगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर नहीं चुकाया और बचे हुए लाभ को जो लाभ है उसको पूरा लाभांश के रूप में क्या कर दे, बांट दे, ऐसा कंपनी नहीं करती, ये नियम के विरुद्ध होगा। तो जो लाभांश है उस पर जो कर देयता होगी उसमें विपरीत लाभांश के अंतर्गत उनको जो कर देना पड़ेगा वो होगा धारा 115 ओ के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कर देना पड़ेगा। अब लाभांश अंशधारी को जो लाभांश है उसको माने गए लाभांश पर कर देना नहीं पड़ता। तो कर देयता के संबंध में 3 ही नियम है। कंपनी को जो है विपरीत लाभों में से धारा 115 ओ के अंतर्गत कर देना पड़ेगा और जो माना गया लाभ है उस पर कर देने की आवश्यकता उनको नहीं है। और जो लाभांश है उसको माना गया लाभांश है तो लाभांश पर कंपनी की अपेक्षा किसको कर देना पड़ेगा, का अंशधारी, जो उसके अंशधारी होंगे उनको उस माने गए लाभ पर क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी कर नहीं दे रही है तो कर किसको देना पड़ेगा, अंशधारी को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है लाभांश के संबंध में क्या अर्थ है और उसके संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं और उसमें कर देयता क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो इसके बाद की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रैक्टिकल कैसे बनता है। तो जो लाभांश है ना, इस लाभांश के अंतर्गत टैक्स प्लानिंग कैसे करना है तो वो भी समझ लेते हैं। एक जो घरेलू कंपनी है वो उसको अपने संतानधारी को लाभांश जो है रोकड़ के रूप में न देकर बल्कि किसके रूप में देना चाहिए, बोनस के रूप में देना चाहिए, जिससे कंपनी का क्या हो जाए, कर दायित्व कम हो जाए। और इसमें जो कर दायित्व किसका बढ़ जाएगा, अंशधारी का बढ़ जाएगा। और जो कंपनी है उसको जनता का सारवान हित ना हो तो जो ऐसे अंशधारी को जिसका कंपनी में सारवान हित हो तो उनको एकत्रित लाभ की सीमा तक कंपनी के ऋण पर कोई भी अग्रिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या माना जाता है, कर योग्य लाभांश माना जाता है। और जो है कंपनी का जिसमें सारवान हित नहीं है तो ऋण लेता है तो कर योग्य लाभांश क्या कर लिया जाता है,
मान लिया जाता है तो उसे इस कंपनी को वापस नहीं करना चाहिए। भविष्य में जब भी लाभांश वितरित करेगी तो इसे ऋण के और उस लाभांश में क्या कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। इससे लाभ पर दोहरा करारोपण भी नहीं होता है। तो आज की क्लास में जो है मैंने आपको बताया कि लाभांश क्या होता है और लाभांश के संबंध में जो है आयकर अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या नियम बनाए गए हैं और क्या कौन सी चीजें जो है लाभांश नहीं कहलाती है, और लाभांश के संबंध में जो नियम बताए गए हैं उसके अलावा मैंने आपको लाभांश पर कर देयता भी बताया है कि जो माना गया लाभांश होता है उस पर कंपनी को कर देना नहीं पड़ता है, लेकिन उसका कर किसको देना पड़ेगा, जो अंशधारी होंगे उसको कर देना पड़ेगा। और जो कंपनी है वो धारा 115 के अंतर्गत क्या करती है, लाभांश पर कर चुकाती है। और लाभांश के अंतर्गत क्या टैक्स फाइल कर सकते हैं, कंपनी को जो है लाभांश न देकर के क्या देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, ताकि कंपनी की कर देयता क्या हो जाए, कम हो जाए। और जो कंपनी की कर देयता कम होगी भार किसके ऊपर पड़ेगा, अंशधारियों पर उसका भार क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी जो है लाभांश के ऊपर टैक्स प्लानिंग कर सकती है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि जो लाभांश है उसके जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने हैं अपने को। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो आई होप आपको ये जो लाभांश का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। ये अपना यूनिट 4 है और इससे क्वेश्चन आता है लाभांश नीति क्या होती है, इसके संबंध में नियम बताओ। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो आई होप आपको ये जो है क्लास समझ में आई होगी। और अगर कोई भी दिक्कत जाता है लाभांश नीति से रिलेटेड तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो आपको क्लियर कर दूँ। थैंक यू।